हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं। रेलवे में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आरआरबी, एएलपी, सीबीटी फर्स्ट हुआ था और आरआरबी जेईई में अगर आप देखते हो क्वेश्चनों को, बायोलॉजी के क्वेश्चनों को, तो यहाँ से पारिस्थितिकी तंत्र से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आगे आने वाली जो आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम है, एनटीपीसी की एग्जाम है, उनमें भी भैया यहाँ से पारिस्थितिकी तंत्र से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में जो आपसे आरआरबी जेईई में पूछे गए हैं और आरआरबी, एएलपी, सीबीटी फर्स्ट में जो क्वेश्चन आए हैं पारिस्थितिकी तंत्र से, वो सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस करवाने वाला हूं। साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाला हूं, ताकि आगे जो भविष्य में एग्जाम है आपकी, अगर उसमें यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हरे पौधे और कुछ जीवाणु पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी भूमिका निभाते हैं। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए परजीवी, ऑप्शन नंबर बी है अपघटक, ऑप्शन नंबर सी है उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी है उत्पादक। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है। ध्यान से समझना, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इस पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव है, इन जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है उत्पादक। उत्पादक में ऐसे जीव आते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के तहत पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो इसमें क्या आएंगे? पेड़ पौधे। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, तो साथ ही में आप क्या लिख सकते हो? कुछ जीवाणु। ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा देखिए भैया, दूसरे होते हैं उपभोक्ता। और ये जो उपभोक्ता होते हैं, ये उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। एक तो पता नहीं यार इन पेनों को क्या हो गया, कोई अच्छे से चलता ही नहीं है, सब में स्याही डाल रखी है फिर भी। तो दूसरा होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता में ऐसे जीव आते हैं जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। आगे भी उपभोक्ता के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता। इस प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं भैया शाकाहारी। जो पेड़ पौधों वगैरह को खाते हैं, जैसे कि बकरी वगैरह इसमें आती है। ठीक है। फिर द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं भैया मांसाहारी। लेकिन निम्न स्तर के मांसाहारी, जैसे कि बकरी है, बकरी को भेड़िया खा जाएगा। और एक होता है तृतीयक उपभोक्ता। इसमें आते हैं उच्च मांसाहारी, जैसे कि शेर। मैंने क्या कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पादक। इसमें ऐसे जीव आते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और कुछ बैक्टीरिया। पेड़ पौधे और बैक्टीरिया जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, आप सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत स्वयं भोजन बनाते हैं। दूसरा आता है उत्पादक। ऐसे कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा आता उपभोक्ता। ये उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसमें भी 3 प्रकार है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी आते हैं, जैसे कि बकरी वगैरह हम, है कि नहीं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे कि शाकाहारी को, जैसे कि बकरी को किसने खा लिया? भेड़िया ने खा लिया।
तीसरा होता है तृतीयक उपभोक्ता, ये उच्च मांसाहारी होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, मांसाहारियों को खाते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है इसमें वो होता है भैया अपघटक। कौन सा होता है? पता नहीं पेनों को क्या हो गया है यार। अपघटक, अपघटक इसमें आते हैं भैया कवक और जीवाणु। इसमें ऐसे जीव आते हैं जो मृत पेड़ पौधे या फिर मृत जंतु जो होते हैं उनका अपघटन करते हैं। ये जो अपघटक होते हैं ये अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हरे पौधे और जो कुछ जीवाणु है वो पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी भूमिका निभाते हैं? तो उत्पादक की भूमिका निभाते हैं भैया। किसकी भूमिका निभाते हैं? उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। किसकी भूमिका निभाते हैं? उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। आपके सामने है, आप देख सकते हो भैया। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो भैया, उत्पादक पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु, इसमें ऐसे जीव आते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि कुछ पेड़ पौधे और जीवाणु भैया, कुछ नहीं, सभी पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। ये चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ वाली जो चीजें आपने समझी है वो आगे के क्वेश्चन में आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मांसभक्षी, ऑप्शन नंबर बी है उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी है परजीवी, ऑप्शन नंबर डी है शाकभक्षी। अभी अभी मैंने आपको उपभोक्ताओं के बारे में बताया है कि जो उपभोक्ता होते हैं ये उत्पादक पर निर्भर करते हैं, ये उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। अरे भाई, उत्पादक क्या होते हैं? इसमें आते हैं पेड़ पौधे जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं और कुछ बैक्टीरिया, बात सही है, यानी कि कुछ जीवाणु। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है भैया। अब देखो, उत्पादक पर निर्भर कौन रहते हैं? उपभोक्ता। अब ये उपभोक्ता जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, या तो आप ऐसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता वैसे देख लीजिए, नहीं तो ये पहले होते हैं शाकाहारी, दूसरे होते हैं ये मांसाहारी और तीसरे होते हैं ये परजीवी। शाकाहारी कौन से? जो मांस नहीं खाते हैं वो शाकाहारी, कहने का मतलब जो प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, है कि नहीं है। मांसाहारी जो मांस खाते हैं। परजीवी क्या होते हैं? इसमें ऐसे जीव आते हैं जो दूसरों के शरीर में रह करके वहां से भैया पोषण प्राप्त करते हैं, वो होते हैं परजीवी, ठीक है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है? भैया, उत्पादक नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नहीं है? उत्पादक नहीं है। बताओ बताओ, किसको कोई प्रॉब्लम? कौन सा नहीं है? उत्पादक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। आज भैया पेन ने बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रखा है। ये देखो, आपके सामने 3 पेन रख रखे हैं। अब करो क्या यार। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि उद्यान एक पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि आगे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें पौधे, वृक्ष और पुष्प जैसे केवल जैविक घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं। पेन नहीं चल रहा था तो ऑप्शन नंबर डी की जगह पर भैया जो मैं लाइन बोल रहा हूं वो है कि इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित नहीं होते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी था या ऑप्शन नंबर डी, कोई भी मान लो। एक ऑप्शन ये था कि इसमें पौधे, वृक्ष और कीट, मेंढक, पक्षी आदि जैसे जंतु दोनों जैविक घटकों के रूप में होते हैं। बताओ,
देखो ध्यान से समझना, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है ना वो दो घटकों से मिलकर के बना हुआ होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? एक जो घटक होता है वो होता है जैविक घटक, एक होता है जैविक घटक। और जैविक घटक में कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं भैया उत्पादक, और आते हैं उपभोक्ता, और आते हैं भैया अपघटक। ये जैविक घटक में आते हैं। उत्पादक का उदाहरण मैं आपको बता चुका, पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु। उपभोक्ता के उदाहरण में आपको बता चुका, शाकाहारी आते हैं, मांसाहारी आते हैं और परजीवी आते हैं, है कि नहीं है। अपघटक के उदाहरण में आपको बता चुका, कवक और जीवाणु। तो ये सब जैविक घटक है पारिस्थितिकी तंत्र के। और दूसरा होता है अजैविक घटक, अजैविक घटक। और इस अजैविक घटक के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कि ताप हो गया, ये जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं भैया। ताप, मृदा, है कि नहीं है। उसके अलावा जल, वायु, गैस, ये सब भैया अजैविक घटक के उदाहरण हैं। इसमें जीवन पाया जाता है, इसमें जीवन नहीं पाया जाता। तो पारिस्थितिकी तंत्र जैविक घटक और अजैविक घटकों के बीच संबंध स्थापित करता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो जैविक घटक और अजैविक घटक का संबंध है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। अब इनसे संबंधित कुछ यहाँ पर लाइनें लिखी गई है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए कि पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें पौधे, वृक्ष और पुष्प जैसे केवल जैविक घटक होते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि पारिस्थितिकी तंत्र में सिर्फ क्या केवल जैविक घटक होते हैं क्या? नहीं होते, क्योंकि इसमें अजैविक घटक भी होते हैं। तो ये आंसर तो वैसे ही गलत हो जाएगा आपका, है कि नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सी की ओर देखो एक बार, कि इसमें पौधे, वृक्ष और कीट, मेंढक, पक्षी आदि जैसे जंतु दोनों जैविक घटकों के रूप में होते हैं। यहां पर भी अजैविक घटक के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ऑप्शन नंबर सी के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें रहने वाले जीव जो होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। बिल्कुल करते हैं भैया। मैंने आपको बताया था कि पेड़ पौधों को बकरी खाती है, बकरी को कोई मांसाहारी जीव खाता है जैसे कि भेड़िया खाता है, और भेड़िया जो है भैया भेड़िया जो है उसको शेर खाता है। और पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? सूर्य के प्रकाश से, यानी कि तापमान से, है कि नहीं है। तो ये एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया तो करते हैं, है कि नहीं है। और अजैविक जो घटक है जैसे कि तापमान है कि नहीं है, मिट्टी है कि नहीं है, वो घटकों से यानी कि अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल होते हैं भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ गया है सब कुछ? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चले, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि पारिस्थितिकी तंत्र में जो अपघटक होते हैं वो न हो तो मृत पौधे और जंतुओं का क्या होगा? आपके ऑप्शंस है, वे उत्पादक बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है, उन्हें उपभोक्ता खा जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है, वो बने रहेंगे और मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति में बाधा आएगी। ऑप्शन नंबर डी है, वह जटिल ही यानी कि वह जल्दी ही मृदा में परिवर्तित हो जाएंगे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी। याद रखना मेरे भाई, जो अपघटक होते हैं, जो अपघटक होते हैं जो अपघटक होते हैं ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित करते हैं। सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित करते हैं। मैंने अपघटक का आपको उदाहरण भी बताया था भैया। उदाहरण क्या है इसका? इसके उदाहरण है भैया कवक और बैक्टीरिया।
कवक और बैक्टीरिया, इसे फंगाई बोलते हैं ना, जीवाणु। ये उसके भैया क्या है, ये इसके उदाहरण है। ये क्या करते हैं भैया, जैसे कि मर्त जो पौधे होते हैं और जो जंतु होते हैं उनमें भैया आपने देखा होगा, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो तो रास्ते में आपके घर के आसपास जैसे कि कोई बैल मान लीजिए, भैंस मान लीजिए, भैंस किसी बड़े साधन से, भैंस तो जानते हो ना, बफेलो, किसी वाहन से टकरा गई और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको गांव वाले लोग एक जगह से उठा करके कहीं दूसरे गांव से थोड़े से दूर जा करके पटक देते हैं। तो आप 2-4 दिन बाद में अगर वहां जाकर के आप देखोगे ना, तो उसका मांस वाला जो हिस्सा होता है ना, वो बिल्कुल खत्म पाएगा आपको। उसके दांत बचेंगे, उसकी हड्डियां बचेगी, उसके नाखून बचेंगे, लेकिन जो मांस वाला और उसके शरीर के जो आंतरिक अंग होंगे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे भैया, क्योंकि वहां पर ये अपघटक उपस्थित होते हैं, जीवाणु और कुछ कवक होते हैं जो भैया उन्हें मृदा यानी कि मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक न हो, अगर ये अपघटक नहीं होंगे तो क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मृत पौधे और जो जंतु है उनका क्या होगा, तो भैया वो ऐसे ही बने रहेंगे, है कि नहीं है। और ये मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति में बाधा आएगी। अरे भैया अगर ये ऐसे ही बने रहेंगे तो फिर तो बाधा आएगी ना भैया, है कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो उत्पादक नहीं बन सकते, उत्पादक कैसे बनेंगे, वो तो मर्द है, स्वयं अपना भोजन थोड़ी ना बनाएंगे। उपभोक्ता उन्हें खा नहीं सकते क्योंकि वे पेड़ पौधों पर यानी कि उत्पादक पर निर्भर है कि नहीं है। लेकिन ये तो समाप्त हो गए ना भैया, है कि नहीं है। वह जल्दी से मृदा में परिवर्तित हो जाएंगे, क्यों होंगे भैया, अपघटक तो है ही नहीं। अगर अपघटक होते तो वो जल्दी से मृदा में परिवर्तित हो जाते। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, चले ओके। देखिए भैया ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है जो प्राकृतिक यानी कि अपने आप बना हो। भैया प्राकृतिक और कृत्रिम का मतलब समझते हो ना, जो प्रकृति में पहले से है वो होता है प्राकृतिक, जो मानवों के द्वारा बनाया गया है वो होता है कृत्रिम, या मशीनों के द्वारा बनाया जाता है वो कृत्रिम, ठीक है। जो बनाया गया है वो कृत्रिम होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए एक्वेरियम, ऑप्शन नंबर बी है बगीचा, ऑप्शन नंबर सी है वन, ऑप्शन नंबर डी है फसल क्षेत्र यानी कि खेत। देखो एक्वेरियम जो होता है ना वो होता है मछली घर, इंसानों के द्वारा बनाया गया है, तो ये नहीं हो सकता प्राकृतिक। जो बगीचा होता है वो भी इंसानों के द्वारा लगाया जाता है, आपने देखा होगा, है कि नहीं है। लेकिन वन की अगर हम बात करें तो वन भैया ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। वन इंसानों के द्वारा लगाया जाता है क्या, नहीं नहीं भैया, ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है कि नहीं है। जो खेत होते हैं वो भी इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वन। अब तक मैंने आपको ये जो 5 क्वेश्चन करवाए हैं ये आरआरबी जेईई में पूछे गए थे भैया। किस एग्जाम में पूछे गए थे, आरआरबी जेईई में। आरआरबी जेईई में बायोलॉजी से लगभग सभी शिफ्टों में 80 से 82 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो 80 से 82 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं। अगर आप पिछली 2 क्लासें जाकर के देखोगे तो आरआरबी जेईई में जो बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे 80 से 82 क्वेश्चन वो 2 क्लासों में है भैया। तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जो आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो एग्जाम है उसमें आपको फायदा होगा, उसमें आपको फायदा होगा। रेलवे में इतिहास गवाह है कि रिपीटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पढ़ लीजिए भैया और इनके जो कॉन्सेप्ट है इनको सीख लीजिए, आगे आने वाले एग्जाम में आपको जरूर फायदा मिलेगा। लेकिन अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो क्वेश्चन होंगे भैया जो आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट में आपसे पूछे गए थे वो, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन क्लियर है आपके, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको चीजों को सिखा रहा हूँ भैया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भैया अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर अब तक आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों की पीडीएफ मैंने डाल दी है। आरआरबी जेईई के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी की पीडीएफ मैंने वहां पर टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। और शायद टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के पेपर भी मैंने डाल दिए है कि नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैथ के अलग से क्वेश्चन डाल रखे हैं, फिजिक्स के अलग से डाल रखे हैं, केमिस्ट्री के अलग से डाल रखे हैं, बायोलॉजी के अलग से डाल रखे हैं,
रीजनिंग के अलग से डाल रखे हैं सभी एग्जाम में, और मैं हर रोज़ वहाँ पर आपका टेस्ट लेता हूँ भैया, जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन भी होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन भी होते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी होते हैं, और रेलवे से संबंधित जो ज़रूरी सूचना होती है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाती है। और हर रोज़ कम्युनिटी पोस्ट में 10 क्वेश्चन डालता हूँ, जिसके आंसर आप सभी देते हैं। जो नई वीडियो आती है उनको देख लिया करो भैया। जो अभी फिलहाल आपकी एग्जाम चालू है टेक्नीशियन वगैरह की, आगे आने वाले जो एनटीपीसी ग्रुप डी की एग्जाम है उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपको बायोलॉजी के किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट के साथ में जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में करवा रखे हैं, तो जा करके देख लेना भैया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट में पूछा गया था 2024 में, यानी कि अभी थोड़े दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी है तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी है द्वितीयक उपभोक्ता, और ऑप्शन नंबर डी है उत्पादक। बताओ राइट आंसर क्या होगा। रेलवे ने जो इसका राइट आंसर मान रखा है वो मान रखा है भैया ऑप्शन नंबर बी तृतीयक उपभोक्ता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक घटक है, इन जैविक घटकों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले जो है वो होते हैं भैया उत्पादक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्पादक में कौन आते हैं, जो भैया स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। इसमें आते हैं पेड़ पौधे। इसमें कौन आते हैं, इसमें पेड़ पौधे आते हैं और कुछ जीवाणु भी आते हैं भैया, है कि नहीं। और इन उत्पादक पर कौन निर्भर रहता है, उपभोक्ता। और उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं, शाकाहारी। कैसे लिखते हैं, शाकाहारी या शाकाहारी, शाकाहारी है क्या, देख लेना आप जो भी है। द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं मांसाहारी, लेकिन ये निम्न स्तर के आते हैं। और उच्च मांसाहारी आते हैं किसमें, तृतीयक उपभोक्ता में। तो रेलवे ने तृतीयक उपभोक्ता मान रखा है, ये है क्या, ये नहीं है भैया, पेड़ पौधे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 7 है ना, कौन सा क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर है 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि गलत युग्म का चयन करो। ऑप्शन नंबर ए है छोटे मांसाहारी, तृतीयक पोषण स्तर में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक पोषण स्तर में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी है स्वपोषी, जो है वो प्राथमिक पोषण स्तर में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी है जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर में आते हैं। ध्यान से समझना मेरे भाई। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, उत्पादक। और ये उत्पादक आप सभी को पता है स्वपोषी होते हैं, यानी कि ये स्वयं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं पेड़ पौधे, है कि नहीं। उसके बाद में आता है उपभोक्ता, है कि नहीं। उपभोक्ता में भी पहले आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। कौन से आएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन से आते हैं, शाकाहारी, है कि नहीं। फिर आएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में कौन से आएंगे, मांसाहारी। और फिर आते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो इसमें आते हैं उच्च मांसाहारी, है ना। ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कौन, पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को कौन खाता है, शाकाहारी, जैसे कि बकरी। शाकाहारी को कौन खाते हैं, मांसाहारी, जैसे कि भेड़िया। बकरी को भेड़िया ने खा लिया। और भेड़िया को कौन खाता है, उच्च मांसाहारी, यानी कि शेर ने खा लिया। ठीक है, ये चक्कर चलता रहता है पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर प्रथम पोषण स्तर के बारे में पूछा गया है। तो प्रथम पोषण स्तर कौन होगा, तो भैया प्रथम पोषण स्तर होगा कौन, ये स्वपोषी, यानी कि उत्पादक होंगे।
द्वितीयक पोषण स्तर कौन होगा? द्वितीयक पोषण स्तर कौन होगा भैया? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। तृतीयक पोषण स्तर कौन होगा भैया? द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी। और चतुर्थ पोषण स्तर कौन होगा? उच्च मांसाहारी। अब बताओ, सारी चीजें आपके सामने है, अब गलत नहीं होना चाहिए। गलत युग्म का चयन करना है तो सबसे पहले प्रथम पोषण स्तर के बारे में बात करते हैं। तो प्रथम पोषण स्तर में कौन आएंगे? उत्पादक आएंगे यानी कि स्वपोषी आएंगे। तो प्रथम पोषण स्तर में कौन आ रहे हैं? स्वपोषी यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। द्वितीय पोषण स्तर के बारे में बात करते हैं तो द्वितीय पोषण स्तर आ गया। द्वितीय पोषण स्तर में कौन आते हैं? शाकाहारी आते हैं यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता दिया हुआ है तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तृतीय पोषण स्तर के बारे में बात करते हैं जिसमें द्वितीय उपभोक्ता आएंगे यानी कि मांसाहारी आएंगे। तो तृतीय पोषण स्तर में कौन आ रहे हैं? छोटे मांसाहारी आ रहे हैं भैया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है कि नहीं? आपको गलत युग्म का चयन करना है। ए भी हमने देख लिया, बी भी हमने देख लिया और सी भी हमने देख लिया, तीनों अब तक हमारे सही है। लेकिन चतुर्थ पोषण स्तर में कौन आते हैं? उच्च मांसाहारी आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जीवाणु है भैया, ये तो अपघटक है। ये तो क्या है? अपघटक। तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे भैया कहाँ पे पूछा गया था? ये क्वेश्चन भी आपसे आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट में पूछा गया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ले लिया? ओके, देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कौन सा कथन पारतंत्र से संबंधित है? आप पहले क्वेश्चन में ही 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। कथन सेकंड है कि सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं। ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर नहीं, कथन 3 है भैया कि अपघटक जो होते हैं वो जटिल कार्बनिकों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं। तो इसके बारे में तो मैं आपसे स्वयं बहुत अच्छे से चर्चा करके आया हूं उत्पादक के बारे में। तो कि जो उत्पादक होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, यानी कि स्वयं अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत। इसमें सभी हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया शामिल होते हैं। तो ये तो वैसे ही सही हो जाएगा। इस अपघटक के बारे में भी मैं आपसे बहुत अच्छे से चर्चा करके आया हूं कि कवक और बैक्टीरिया इसके उदाहरण है। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। जैसे कि अगर कोई मृत पादप है या फिर जंतु है तो उन्हें भैया ये उनका ये अपघटन कर देते हैं। तो बिल्कुल ये भी कथन तीसरा भी बिल्कुल सही है। कथन ए के बारे में बात करते हैं तो इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल भैया, मैंने आपको बताया था कि जो पारतंत्र होता है यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो यानी कि कथन ए भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट में पूछे गए हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। सॉरी, आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। कल मैं पेन लेके आऊँगा भैया और 3-4 पेन और लेके आएंगे तो कल से आपको क्लियरिटी अच्छी देखने को मिलेगी। वैसे हमारी बेहतर कोशिश तो यही रहती है कि आपको हर बार क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से दे और कंटेंट भी बहुत अच्छा दे। तो कंटेंट तो आप देख ही रहे हो, आपके एग्जाम में अभी जो लेटेस्ट पूछा जा रहा है वही हम आपको चीज़ें करवा रहे हैं ताकि आपके आगे आने वाले एग्जामों में आपको फ़ायदा मिल सके। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है, किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओ और आराम से देख लीजिए भैया। ओके, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।